मैं हूं अदील इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अंधेरी रात थी और मैं एक जंगल से गुजर रहा था। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। दरख्तों की शाखें बड़ी बड़ी नजर आ रही थी, लेकिन अचानक मैंने एक तरफ एक चुड़ैल को बैठे हुए देखा। वो मुंह नीचे किए कुछ बुड़बुड़ा रही थी। मेरी आवाज सुनकर वो फौरन मेरी तरफ भागी हुई आई और उसने कहा कि आज तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तुम्हारा स्टीम रोस्ट बनने वाला है। मैं फौरन डर गया, लेकिन चुड़ैल ने कहा, तुम पढ़े लिखे इंसान लगते हो, इसलिए मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर तुमने सवाल का जवाब सही दे दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वरना तुम्हारा स्टीम रोस्ट तो पक्का है। मैंने फौरन पूछा, सवाल क्या है? तो चुड़ैल ने मुझे कहा कि समझो कि आज से 3 अरब साल पहले तुम जमीन पर मौजूद हो। तुम किसी टाइम मशीन से होते हुए 3 अरब साल पहले जमीन पर चले गए हो और तुम्हारे हाथ में एक सिक्का है और तुम्हारी जेब में एक माचिस मैच स्टिक है। सिक्का जमीन पर गिरता है, रात का वक्त है और सिक्का गुम हो जाता है। तुमने सिक्के को ढूंढना है। बताओ तुम पहला काम क्या करोगे? मेरे जहन में फौरन ख्याल आया कि मैं माचिस को जलाऊंगा। मैंने जैसे चुड़ैल को देखा तो वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आ रही थी। मैं सोच में पड़ गया, क्या मैं गलत तो नहीं सोच रहा? हम ये जानते हैं कि आग को लगने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, जिसे हम फायर ट्रायंगल के जरिए दिखाते हैं। पहली चीज हीट, दूसरी ऑक्सीजन और तीसरा फ्यूल। लेकिन हमारी दुनिया 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बनी और उस वक्त इस पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। इस पर ऑक्सीजन बहुत बाद में 2.8 अरब साल पहले आई और इसकी वजह ग्रीन ब्लू एल्गी थी, जिसके बाद फोटोसिंथेसिस की वजह से हमारी दुनिया ऑक्सीजन से भर गई। तो इससे पहले तो दुनिया पर आग लग नहीं सकती थी। मैं चुड़ैल की कारस्तानी समझ चुका था। बड़े दरख्त ऑक्सीजन के भी बाद आए और जब बड़े दरख्त आए तो सूरज की गर्मी की वजह से जंगलों में आग लग जाती थी। ये कुदरती आग होती थी और बाज औकात आसमानी बिजली की वजह से भी दुनिया में कई जंगलों में आग लग जाती थी। आप ये सोचते होंगे कि इसके बारे में हमें कैसे पता है? तो जब हम प्लांट्स के और दरख्तों के फॉसिल्स देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि वो दुनिया में 450 मिलियन ईयर्स पहले आए। और अगर हम जले हुए कोयले का एनालिसिस करें तो हमें यह पता चलता है कि जो सबसे पहले कोयला जला जो हमें आज तक मिला है वो 400 मिलियन ईयर्स पुराना है। ये कुदरती आग की वजह से था, लेकिन इंसानों ने आग के निज़ाम को बहुत देर बाद जाना। पहली आग इंसानों ने साउथ अफ्रीका की एक गार, जिसे वंडरवर्थ केव कहते हैं, उसमें लगाई और ये तकरीबन 10 लाख साल पहले की बात है। आप ये जरूर सवाल करेंगे कि 10 लाख साल पहले? इंसान तो सिर्फ 20,000 साल पहले आया है या 30,000 साल पहले। आज की साइंस ये कहती है कि इंसान हो सकता है 3 लाख साल पहले जमीन पर आया हो या 10 लाख साल पहले जमीन पर आया हो। ये बिल्कुल जदीद रिसर्च है जो मैं आपको बता रहा हूँ और मेरी अगले आने वाली वीडियो में भी ये मौजूद है। हम ये जानते हैं कि आग ग्लो करती है और ग्लो करना ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर मुनहसर होता है। मैं इस पर एक तवील वीडियो बना चुका हूं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या चीज़ होती है। लेकिन अगर आप आग के फ्लेम को देखें तो उसमें मुख्तलिफ रंग नजर आएंगे। आपको नीला रंग भी नजर आएगा, आपको पर्पल कलर भी नजर आएगा, आपको ऑरेंज कलर भी नजर आएगा। एक मोमबत्ती के फ्लेम को अगर हम देखें तो हमें उसमें 2 किस्म के रंग नजर आएंगे। एक हमें उसमें ऑरेंज कलर नजर आएगा और हमें नीला कलर नजर आएगा। नीला कलर बहुत ज्यादा गर्म होता है, शोले का नीला रंग ज्यादा गर्म होता है। तो अगर आपको कोई शोला नजर आ रहा है तो यकीन जानिए कि उसका नीला रंग बहुत ज्यादा गर्म होगा और मोमबत्ती में ये टेम्परेचर 1000 से 1400 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। जैसे जैसे आप फ्लेम के ऊपर की तरफ जाएंगे, टेम्परेचर कम होते जाएंगे, आपको शोला ज्यादा ब्राइट नजर आएगा, उसका कलर ऑरेंज नजर आएगा, येलो नजर आएगा और उसका टेम्परेचर कम होकर 800 टू 1000 सेंटीग्रेड तक रह जाता है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि आग है क्या? आग मिलियंस, सैकड़ों करोड़ों केमिकल रिएक्शंस का मजमुआ है। आग में
लाखों केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। लेकिन आप सवाल ये पूछेंगे कि केमिकल रिएक्शन किस चीज़ का हो रहा होता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि फ्लेम के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हमें हवा से मिल जाते हैं। दूसरी चीज़ हमें फ्यूल चाहिए और फ्यूल हमें वैक्स से मिलता है, मोमबत्ती के। ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको फ्यूल CH4 दिखाया है। और तीसरी चीज़ इग्निशन, जो कि हमें मैच स्टिक से मिलती है। और तीसरी चीज़ इग्निशन होती है जो हमें मैच स्टिक से मिलती है। तो हमारे पास एक रिएक्शन होने वाला है ऑक्सीजन और हाइड्रोकार्बन फ्यूल के बीच में। और इससे बनेगा क्या? आप एक स्पून लें, चम्मच लें और उसको आग के ऊपर, फ्लेम के ऊपर थोड़ी देर रखें। तो जब आप उसका मुआयना करेंगे तो आपको चम्मच पे पानी के कतरे नजर आएंगे, वाटर वेपर्स नजर आएंगे। तो क्या आग वाटर वेपर्स बनाती है? जी हाँ, आग का एक बाय प्रोडक्ट वाटर वेपर्स भी है। और दूसरा वो धुआं है जो स्मोक की शक्ल में हमें नजर आता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा मौजूद होती है। इसके अलावा ऐश भी आग लगने के बाद बच जाती है। तो हमारे पास आग का कंबस्चन का रिएक्शन कुछ इस तरीके से बनता है कि हमारे पास फ्यूल है, वुड, और उसके बाद ऑक्सीजन है, और फिर केमिकल रिएक्शन है आग, फ्लेम, फायर, और जो रिजल्ट आता है वो एशेस बचती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। इस प्रोसेस को हम पायरोलिसिस भी कहते हैं। हम ये तो जान चुके हैं कि आग एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि आग का साया मौजूद नहीं होता, और उसकी वजह वो ये समझते हैं कि क्योंकि आग खुद एक लाइट है इसलिए इसका साया मौजूद नहीं होता। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। फ्लेम का साया वाकई नहीं होता, क्योंकि ये एक सॉलिड बॉडी नहीं है बल्कि एक केमिकल रिएक्शन है, एक फ्लेम है। और जब भी आप इसके सामने लाइट की सोर्स लाएंगे तो लाइट की रोशनी इसमें से गुजर जाएगी और इसका साया नहीं बनेगा, और उसकी वजह इसकी ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आग की रोशनी की एक वजह फोटॉन्स होते हैं, और हम ये जानते हैं कि एटम जब भी एनर्जी गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन अपने हायर स्टेट में जंप कर जाता है, और वहाँ पर वो अनस्टेबल होता है। जब वो वापस आता है तो वो फोटॉन्स जनरेट करता है। ये फोटॉन्स अगर नीले रंग के हैं तो आपको आग का फ्लेम उस जगह से नीला नजर आएगा। और उसके साथ साथ हम ये भी समझते हैं, आग लगने की वजह से सारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, बल्कि कार्बन के काफ़ी एटम्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम सूट कहते हैं, जो कि जलता है, हमें ऑरेंज कलर देता है और बाद में एशेस की शक्ल में हमें मिलता है। इसे हम सूट कहते हैं और ये पायरोलिसिस की वजह से बनता है। यहाँ पर मैं आपको ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूं कि अगर आप मोमबत्ती की आग को ऊपर से देखेंगे तो वो अंदर से आपको हॉलो नजर आएगी। आप ये एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं, कोई जाली लेकर और ऊपर से देखें तो हमें फ्लेम अंदर से हॉलो नजर आएगा। और इसके साथ साथ फ्यूल के बदलने की वजह से आग का रंग भी बदलता है। तो अगर हम मुख्तलिफ कंपाउंड्स को और एलिमेंट्स को जलाएंगे तो उनके फ्लेम के रंग भी बदल जाते हैं, जो कि हमें एस्ट्रोनॉमी में और साइंस में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। अगर आप ज़मीन पर आग लगाएंगे तो आग के फ्लेम की शक्ल आपको ऐसी ही मिलेगी हर जगह। और इसकी वजह यह है कि जब आग लगती है तो हवा गर्म होती है और गर्म हवा ऊपर चली जाती है क्योंकि वो हल्की होती है, और ऊपर से ठंडी हवा नीचे आ जाती है। तो इस तरीके से एक बाउंसी इफेक्ट पैदा होता है और जिसकी वजह से ज़मीन पर आग के शोले की शक्ल इसी तरीके से आपको हर जगह पर नजर आएगी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या मरीख पर भी आपको ऐसा शोला मिलेगा, स्पेस में भी आपको ऐसा ही शोला मिलेगा? इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट को स्टडी करना पड़ेगा जिसका नाम है फ्लेक्स, फ्लेम एक्सटिंग्विशमेंट एक्सपेरिमेंट। और इसमें नासा आग जला रही है माइक्रोग्रेविटी में। हमारी ग्रेविटी में 20.9% ऑक्सीजन के साथ हमें फ्लेम ऐसा मिलता है। लेकिन अगर ग्रेविटी को मैं माइक्रोग्रेविटी यानी ग्रेविटी को बहुत कम कर दिया जाए तो फ्लेम की शक्ल बदल जाएगी। और ये एक्सपेरिमेंट किया हमने स्पेस स्टेशन में, जहां पर हमने मुख्तलिफ वैल्यूज ली और आपको यहां पर फ्लेम की शक्ल नजर आ रही है। स्पेस स्टेशन में हमने इग्निशन दिया, ऑक्सीजन दी और उसके साथ साथ ग्रेविटी को बहुत कम किया। तो हमें ये देखकर हैरत हुई कि आग का शोला सर्कुलर था
और कुछ देर के बाद उसके टेम्परेचर बहुत कम होना शुरू हो गया। एक वक्त ऐसा आया कि आग का टेम्परेचर 200 सेंटीग्रेड से कुछ ज़्यादा था, जबकि ज़मीन पर यह टेम्परेचर 1300 सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। इसे हम कूल फ्लेम कहते हैं। अगर यही आग इतने टेम्परेचर के साथ ज़मीन पर लगाई जाए तो वो कुछ ही सेकंड के बाद फड़फड़ाकर ख़त्म हो जाएगी। ये एक बहुत अहम एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि इससे एक और चीज़ भी पता चली, और वो ये थी कि ज़मीन पर जब हम आग चलाते हैं तो हमारे पास जो वेस्ट बचता है वो सूट होता है, CO2 होता है और H2 होता है। लेकिन जब हम माइक्रो ग्रेविटी में आग जलाते हैं तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है और फॉर्मल्डिहाइड पैदा होती है। तो डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं। हम अमूमन ये सोचते हैं कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स का हमें क्या फ़ायदा होता है। अगर आप एक गाड़ी को लें तो वो खुद ब खुद चलती है, लेकिन मैं अगर एक कैबिनेट को मूव करवाना चाहूँ तो मुझे उस पर फोर्स लगानी होगी और उसको कुछ डिस्टेंस मूव करवाना होगा। इसे हम वर्क डन कहते हैं। लेकिन गाड़ी तो खुद ब खुद चलती है, तो गाड़ी में ये एनर्जी और ये फोर्स कहाँ से आ रही होती है? वो उसका इंजन दे रहा होता है और उसका इंजन फ्यूल को जला रहा होता है। गाड़ी के इंजन में कंबस्टन हो रही होती है और जिसकी वजह से गाड़ी के इंजन में मुस्तकिल फ्यूल जल रहा होता है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी से इंजन काम ले रहा होता है। अगर ये कंबस्टन बहुत अच्छी होगी, इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी, टेम्परेचर हमें ज़्यादा मिलेंगे, फ्यूल अच्छे तरीके से जलेगा और स्मोक कम से कम पैदा होगा, तो हमारी गाड़ी की माइलेज उतनी ही बेहतर होगी और हमारी परफॉर्मेंस उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। इसलिए कंबस्टन पर रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब कंसीडर किया जा रहा है कि किस तरीके से कूल फ्लेम के ज़रिए हम गाड़ियों को ऑटो इग्नाइट कर सकें। कंबस्टन आजकल दुनिया की हर टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल हो रहा है, चाहे आप रॉकेट्स को ले लें या आप एक प्राइवेट फैक्ट्री को ले लें जहां पर आप गैस टर्बाइंस और बॉयलर के ज़रिए बिजली पैदा कर रहे हैं या फर्टिलाइज़र बना रहे हैं। हर जगह पर हम फ्यूल को जलाकर कंबस्टन के ज़रिए एनर्जी लेते हैं और उससे अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। इसलिए कंबस्टन का एफिशिएंट होना बहुत अहम है। मेरी ये बातें सुनकर चुड़ैल दोबारा बुड़बुड़ाने लग गई और अपनी जगह पर बैठ गई। लगता है उसे मेरी ये वीडियो बिल्कुल ही पसंद नहीं आई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि ये वीडियो आपको फायर के बारे में बताती है और थर्मोडायनामिक्स की पहली असूली वीडियो है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए।